गुप्त काल के अंतर्गत हमने नारी को देखा, स्त्री को देखा, दास प्रथा देखी और साथ ही हमने उसमें सती प्रथा और कुछ गणिकाएँ या ये कहें कि जो देवदासियाँ थी, उनके विषय में भी कुछ जाना। अब देखते हैं गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिसे कहा जाता है गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीकी। गुप्त काल में जो विज्ञान था वह अपने चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त काल से पहले इतना विज्ञान का प्रचार या प्रसार या इतना आविष्कार हुआ नहीं था। इसलिए गुप्त काल को यदि स्वर्ण काल कहा जाता है तो कहीं न कहीं उसका मुख्य कारण है गुप्तकालीन वैज्ञानिक व्यवस्थाएं, साथ ही कला और संस्कृति या कला साहित्य आदि चीजें भी इसमें शामिल की जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गुप्तकालीन विज्ञान, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं ज्योतिष और गणित को। ज्योतिष और गणित। गुप्त काल में ज्योतिष और गणित का जो विकास हुआ वह उससे पहले कभी नहीं हुआ। गुप्त काल में ज्योतिष के विषय में यदि हम देखें या गणित के विषय में हम देखें तो सबसे पहला नाम आता है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट आर्यभट्ट जो कि कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र में रहते थे। पाटलिपुत्र जो कि गुप्तों की राजधानी थी। पाटलिपुत्र में आर्यभट्ट रहते थे और यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजों का आविष्कार किया। उससे पहले इन्होंने आविष्कार की जानकारी जो दी वह जानकारी हमें प्राप्त होती है इनके ग्रंथ से, जिसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम या आर्यभट्टियम या आर्यभट्टम, आर्यभट्टम भी कहते हैं इसे। आर्यभट्ट ने अपना ग्रंथ लिखा आर्यभट्टम और आर्यभट्टम में कई जानकारियां प्राप्त होती है, जैसे कि शून्य का आविष्कार, शून्य का आविष्कार, दशमलव प्रणाली का आविष्कार, दशमलव प्रणाली, शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का आविष्कार, यह सबसे बड़ा आविष्कार था। भारत ही नहीं, यह दुनिया का भी आविष्कार था। दुनिया में सबसे पहले शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत में ही हुआ, गुप्त काल में ही हुआ। और कहाँ हुआ, किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। इसकी जानकारी हमें आर्यभट्टम ग्रंथ से मिलती है, जो यूरोपियन है। कौन है? यूरोपी। इन्होंने शून्य का जो ज्ञान था या दशमलव प्रणाली का जो ज्ञान था वह अरबों से सीखा। किससे सीखा? अरबों से। अरबों से सीखा और अरबों को भी 11वीं शताब्दी तक शून्य या दशमलव प्रणाली का ज्ञान नहीं था। इसलिए अरबों ने किससे सीखा? भारतीयों से सीखा। अरबों के कई विद्वानों ने यह माना है कि उन्होंने दशमलव प्रणाली और शून्य का जो ज्ञान है वह भारतीयों से सीखा। और भारतीयों में कहां से सीखा? जो आर्यभट्टम है या आर्यभट्ट के बाद में जो दशमलव प्रणाली या शून्य का जो विकास होने लगा या शून्य का जो उपयोग होने लगा, शून्य का जो विकास होने लगा या उसका उपयोग होने लगा, उसके बाद में अरबों ने सीखा और अरबों से यूरोपियों ने सीखा। अर्थात दुनिया भर में शून्य और दशमलव प्रणाली का जो विकास है या उपयोग है वह कहीं ना कहीं भारत से ही प्रारंभ हुआ। भारत ने ही शून्य का आविष्कार किया। एक गाना आता है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, देता ना दशमलव, भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। तो वो इसी के आधार पर है। दे जब शून्य दिया मेरे भारत ने और देता ना दशमलव, तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं ये चीज गुप्त काल की एक बड़ी विशेषता है, जिसमें देखा जाए तो गुप्त काल में जो इस चीज का विकास हुआ वह बहुत ही वृहद था। एक और वैज्ञानिक का नाम आता है इसमें, ब्रह्मगुप्त। कौन आता है? ब्रह्मगुप्त। एक और वैज्ञानिक है ब्रह्मगुप्त।
ब्रह्मगुप्त, ये उज्जैन में रहते थे। कहाँ रहते थे? ये उज्जैन में थे, उज्जैन में रहते थे। और इन्होंने एक एक बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है जिसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। वह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है उसे ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के पहले ही दे दिया था। न्यूटन के पहले ही इन्होंने गुप्त काल में ही बता दिया था। अपना एक ग्रंथ है ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत नामक एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इन्होंने पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था? कि पृथ्वी जो है वह स्वभाव से ही एक नियम, एक विशेष नियम के तहत सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। क्या खींचती है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक विशेष नियम के तहत सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। क्या है? खींचती है। क्यों? क्योंकि यह स्वभाव से ही ऐसी है, यह स्वभाव से ही ऐसी है। ये जो नियम है गुरुत्वाकर्षण का, इस गुरुत्वाकर्षण के नियम को ब्रह्मगुप्त ने गुप्त काल में ही दे दिया था। न्यूटन ने तो इसे बहुत बाद में इसकी परिकल्पना की है। उससे पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी एक विशेष नियम के तहत अपनी और सभी वस्तुओं को खींचती है, अर्थात पृथ्वी का स्वभाव ही आकर्षण का है, आकर्षित करती है। अर्थात ये जो विशेष नियम है यही, इसी की व्याख्या न्यूटन ने की है। क्या है? इस विशेष नियम की ही बाद में व्याख्या न्यूटन ने की है। हालांकि दुनिया भर में माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वह न्यूटन ने दिया, लेकिन ये उससे पहले भारत में ब्रह्मगुप्त नामक जो व्यक्ति थे या वैज्ञानिक थे, गुप्त काल में उन्होंने दे दिया था। तो ऐसे वैज्ञानिक हुए। ज्योतिष में यदि हम देखें तो एक और वैज्ञानिक का नाम आता है वराहमिहिर। कौन? वराहमिहिर। वराहमिहिर, वराहमिहिर भी उज्जैन में रहते थे। ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर दोनों उज्जैन में रहते थे। वराहमिहिर जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे, नवरत्न में से एक थे और बड़े ही ज्योतिष वैज्ञानिक थे। क्या थे? ये एक बहुत ही बड़े पहुंचे हुए ज्योतिष वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी और उस ग्रंथ का नाम था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत या बृहत संहिता। बृहत संहिता ऐसे विषय हैं उन जिनको शामिल किया जाता है, जैसे भूगोल है, भूमि है, या ये कह सकते हैं कि जो भी आकाश या प्रकृति से संबंधित जो विषय है सभी को शामिल किया जाता है। आर्यभट्ट जो वैज्ञानिक हुए, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर नक्षत्र, जो नक्षत्र है, नक्षत्र और साथ ही ग्रह, नक्षत्र और ग्रहों के मध्य संबंध बताया और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया। वैज्ञानिक कारण में इन्होंने बताया कि यह पृथ्वी की जो उपछाया है या पृथ्वी की जो छाया है और चंद्रमा की जो छाया है उसका ही कारण है, जिसकी वजह से सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। साथ ही इन्होंने पृथ्वी की अपनी जगह पर, कहां पर? अपनी जगह पर घूर्णन, जगह या अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूर्णन का कारण बताया। क्या बताया? कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। साथ ही साथ में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मुख्य कारण सूर्य की, पृथ्वी की छाया और चंद्रमा की छाया है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। यह गुप्त काल में आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था
और उन्होंने यह व्याख्या भी की थी कि कोई भी उस समय पर क्या होता था, उस समय पर एक कल्पना थी कि एक राक्षस आता है और राक्षस सूर्य को निगल जाता है। जब तक आप दान दक्षिणा नहीं दोगे राक्षस को शांत करने के लिए, तब तक वह राक्षस सूर्य को छोड़ेगा नहीं और दुनिया ऐसे ही अंधकारमय रहेगी। तो इस चीज को उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर नकारा और सूर्य और चंद्र ग्रहण का सबसे वैज्ञानिक जो कारण था वह उन्होंने गुप्त काल में बताया। किन्होंने बताया? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट जो इस समय के सबसे बड़े प्रकांड गणितज्ञ और वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, शून्य का आविष्कार किया, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया, साथ ही पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति, परिक्रमण गति और साथ ही नक्षत्र और ग्रहों के मध्य संबंध बताया और सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया। तो यह इस समय के सबसे बृहत वैज्ञानिक हुए। और वहीं वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिकल्पना या पूर्व कल्पना न्यूटन के पहले ही कर ली थी। इस प्रकार से यहाँ पर गुप्तकालीन ज्योतिष और गणित विज्ञान का बड़ा ही विकास हुआ। और इस समय जो विकास हुआ वह दुनिया में फैला। दुनिया में बाद में कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों पर शोध हुआ और शोध होने के पश्चात उन लोगों ने अपने नाम से आगे उसे बढ़ाया, क्योंकि खोज उन्होंने ही की थी। हमने चाहे खोज की, ग्रंथों में रखा, लेकिन उसे जन साधारण के सामने प्रस्तुत कभी नहीं किया। आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिए हैं ये जन साधारण के सामने प्रस्तुत हुए, इस वजह से लोग इन्हें मानते हैं कि हाँ, सबसे पहले दशमलव प्रणाली और शून्य का आविष्कार भारत में किया। लेकिन उसके पश्चात हम देखें ब्रह्मगुप्त का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो या फिर दूसरे कोई सिद्धांत हो, वह जन साधारण के सामने गए नहीं, उन पर शोध हुआ नहीं, विचार हुआ नहीं। इस वजह से वह वहीं के वहीं धरे रह गए और बाद में उनकी पूर्व या परिकल्पना हुई, बाद में कल्पनाएं हुई और उसी आधार पर अन्य लोगों ने उनकी कल्पना करके अपने नाम पर उन चीजों को आविष्कारक बताया। इस तरह से गुप्त काल में ज्योतिष और गणित का विकास हुआ। बात देखते हैं यदि हम आगे दूसरे विषयों में यदि हम देखें रसायन और चिकित्सा को, तो रसायन और चिकित्सा का भी बहुत ही बड़ा विकास हुआ। साथ ही अगर जो हम रसायन और साथ ही धातु यानी कि भौतिक का भी देखें तो उसका भी बड़ा विकास हुआ। तो हम भौतिक और रसायन को देखते हैं। भौतिक और रसायन। गुप्त काल में भौतिक और रसायन विज्ञान का बड़ा बृहत स्तर पर विकास हुआ है। इसमें यदि हम सबसे पहले अगर वैज्ञानिक को देखें तो वह वैज्ञानिक हुए इसमें नागार्जुन। कौन हुए? नागार्जुन हुए। नागार्जुन ने सबसे पहले बताया कि जो धातु है, कौन है? धातुओं के रसायन गुण से इलाज किया जा सकता है। किसी भी बीमारी का धातुओं के रसायन गुणों से इलाज संभव है। उन्होंने धातुओं को भस्म करने की या उनके भस्म को निकालने की जो विधि थी उसकी भी खोज की। और सबसे पहले उन्होंने इस विषय पर प्रकाश डाला। नागार्जुन ने धातुओं को पिघलाने और ढालने की विधि की भी खोज की। किसकी? ढालने की। वस्तुओं को पिघलाने और ढालने की जो अनेक विधियां हैं उनमें कई विधियों की खोज नागार्जुन ने की। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नागार्जुन के द्वारा भी भौतिक और रसायन विज्ञान में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए और कई महत्वपूर्ण खोजें की गई है, जो कि ये भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हुए हैं। साथ ही यदि हम देखें तो गुप्तकालीन चिकित्सा विज्ञान को यदि हम देखते हैं तो चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत भी हमें कुछ शामिल नजर आता है। चिकित्सा विज्ञान में हमने अभी देखा कि नागार्जुन के द्वारा धातुओं के रसायन गुण से बीमारियों के इलाज को संभव बताया गया।
इसी आधार पर हम देख सकते हैं कि नागार्जुन जो थे वह एक चिकित्सक भी थे, चिकित्सक वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने भस्म को धातुओं से भस्म प्राप्त करके इलाज करना प्रारंभ किया था या उसकी शुरुआत की थी। वहीं एक वैज्ञानिक हुए धन्वंतरी। कौन हुए? धन्वंतरी। धन्वंतरी उस समय के सबसे बड़े चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सा करते थे। क्या करते थे ये? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है प्लास्टिक सर्जरी, यानी कि चीर फाड़ करना, टांके लगाना, ऑपरेशन करना आदि चीजें आती है इसमें। तो धन्वंतरी जो थे इस समय के सबसे बड़े चिकित्सक हुए और इन चिकित्सक महोदय ने चिकित्सा की कई प्रणालियों की खोज की है। साथ ही आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट ने ग्रंथ लिखा आयुर्वेद, और इस आयुर्वेद में चिकित्सा से संबंधित कई चीजें दी गई हैं। इस समय पर शल्य चिकित्सा में टांके लगाना, चीर फाड़ करना, टांके लगाना, चीर फाड़ करना या अन्य ऐसी प्रकार की क्रियाएं शामिल की जाती है जो आज वर्तमान समय में भी की जाती है। वर्तमान समय में भी की जाती है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो गुप्तकालीन चिकित्सा जो थी, चिकित्सा में भी गुप्त काल के वैज्ञानिक अपनी पारंगतता हासिल कर चुके थे और कई ऐसे उपकरण और कई ऐसी विधियों की खोज कर चुके थे जिससे कि चिकित्सा विज्ञान में एक नए दौर का प्रारंभ हुआ है। आगे यदि हम देखें तो चिकित्सा विज्ञान के साथ में ही एक और विज्ञान आता है, यहाँ पर धातु विज्ञान। धातु विज्ञान की बात करते हैं। इस समय पर कई धातुओं की ढलाई की जाती थी, कई धातुओं और खनिजों की खोज की गई थी। कई खनिज, कई प्रकार के खनिज है, लगभग 200 से अधिक प्रकार के कह सकते हैं हम, छोटे मोटे, जिनकी पृथ्वी से या खदानों से खोज की जाती थी, उनका खनन किया जाता था। इसी में धातु विज्ञान में हम देखें तो धातुओं को पिघलाना, ढालना, औजार बनाना, मूर्तियां बनाना, उनकी नक्काशी करना आदि चीजें इसमें शामिल की जाती है। ये सारी चीजें गुप्त काल में प्रचलन में थी और एक वृहद स्तर पर हो रही थी। साथ ही यदि हम देखें शिल्प, साथ ही यदि हम देखें शिल्प उद्योग के बारे में, किसके बारे में? शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग तो इस समय पर यदि हम देखें, इस समय पर तो भारत के अनेक अलग अलग क्षेत्रों में शिल्प जो थे वह प्रचलन में थे। कई बृहद मात्राओं में भारत से कई चीजों को बनाकर विदेशों में या अन्य जगहों पर निर्यात भी किया जाता था। इसमें हम देखें तो वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, जिसमें सूती वस्त्र ये बृहद स्तर पर निर्माण हुआ है। और इनका जो था, कहीं ना कहीं घर की जो महिलाएं थी, घर पर भी कुटीर उद्योग के माध्यम से कार्य करती थी और बृहद स्तर पर भी इनको बुनकरों के द्वारा बनाया जाता था और इनका फिर समग्र रूप से विदेशों में या ये कह सके कि अन्य जगहों पर निर्यात किया जाता था। निर्यात किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन जो था यह एक सबसे बड़ा व्यापारिक स्थान था। क्या था? व्यापारिक स्थान था। गुप्तों की व्यापारिक राजधानी के रूप में जाना जाता था। साथ ही भारत के जो प्रमुख महत्वपूर्ण जो राजमार्ग या मार्ग थे वो सभी यहाँ उज्जैन में आकर मिलते थे। उज्जैन में आकर मिलते थे क्योंकि उज्जैन जो था यह गुजरात के पास में है और जो गुजरात है, गुजरात का सौराष्ट्र, यह मालवा के अंतर्गत ही आता था और गुजरात की जो सीमा है वह समुद्र से लगती है। तो कहीं ना कहीं उज्जैन से समुद्री जो व्यापार था वह भी संभव था। तो उस समय पर मालवा क्षेत्र के जो उज्जैन है यहाँ पर भी कई बुनकर हुए और सूती कपड़ों का यहाँ से भी निर्यात होने लगा था। तो गुप्त काल में शिल्प उद्योग काफी प्रचलन में था, जिसके अंतर्गत वस्त्र उद्योग को हम ध्यान में रख सकते हैं कि यह काफी विकसित अवस्था में था।
कला एवं साहित्य। तो इस समय पर कई ललित कलाएं प्रचलन में थी और कई ललित कलाओं से मनोरंजन किया जाता था। हम देख सकते हैं कि हमने देखा गणिकाएं थी, देवदासियां थी। देवदासियां कई ललित कलाओं में पारंगत थी और मंदिरों में रहती थी, मंदिरों में नाच गान और नृत्य गान करती थी। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो राजा महाराजा थे वे अपने महल में भी कई प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करवाते थे, जिसमें चित्रकला भी शामिल की जा सकती है, नृत्य गान भी, क्या है, नृत्य गान, चित्रकारी और साहित्य। इस समय पर नृत्य गान, चित्रकारी और साहित्य की रचना वृहद स्तर पर की गई। कई लोगों के द्वारा, कई विद्वानों के द्वारा अलग अलग साहित्यों की रचना यहाँ पर की गई है। इसके साथ में यदि हम देखें वास्तुकला, तो वास्तुकला के अंतर्गत दो प्रकार की शैलियां हमें प्राप्त होती, दो प्रकार के स्थान जिसे हम देख सकते हैं। एक है उत्तर भारत, क्या है, उत्तर भारत, और एक है दक्षिण भारत। उत्तर भारत में जो वास्तुकला थी, या ये कह सकते हैं कि मंदिर निर्माण की जो शैलियां थी, वह शैली उत्तर भारत में थी नागर शैली, और दक्षिण भारत में जो थी वह थी द्रविड़ शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली, यदि हम देखें इन दोनों के मध्य एक और शैली आती है सामने, बेसर शैली। तो बेसर शैली जो है यह नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। नागर शैली जो थी दक्षिण भारत में मुख्यतः कई कलाकृतियों से, कई इस पर नक्काशियां की जाती थी जिससे बनाई जाती थी। इनमें अंतर होता था गर्भगृह, मंडप और तोरण द्वार या द्वार मुख्य जो होता था, ये होता था। गर्भगृह की अलग विशेषता होती थी, मंडप अलग होता था, तोरण द्वार अलग होता था। लेकिन जो द्रविड़ शैली है इसमें यहाँ पर, नागर शैली में भी यहाँ पर एक और चीज होता था, शिखर जिसे हम कहते हैं गुम्मज। तो जो शिखर होता था उनमें अंतर होता था। किसी प्रकार के जो शिखर होते थे वह इस प्रकार से, इस प्रकार से मंदिरों का निर्माण किया जाता था, है ना। ये होता था दक्षिण भारत में। उत्तर, ये जो बेसर शैली है इसके अंतर्गत होता था इस प्रकार से, इस प्रकार से मंदिर बनाया जाता था। लेकिन ये जो दक्षिण की नागर शैली होती थी, यह जो होती थी यह लगभग चौकोर होती थी। कैसे होती थी, ऐसे, इस प्रकार से, बीच में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये इस प्रकार से बनाई जाती थी। और यदि हम साथ में देखें तो इसके साथ में यदि हम देखें तो यहाँ पर मंडप भी होता था, मंडप भी बनाया जाता था। इस प्रकार से होती थी। और यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा गुम्बद होता था, ऊपर झंडा फहरा दिया जाता था। तो ये मंदिरों की अलग अलग निर्माण की शैलियां होती थी, जिसमें उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और जो बीच का मध्य का जो क्षेत्र था, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है कहीं ना कहीं, वह बेसर शैली से बनाया जाता था। नागर शैली जो थी यह पश्चिम बंगाल, या भी वर्तमान में जो कह सकते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही साथ JNK यानी जम्मू और कश्मीर
और दक्षिण भारत की जो ये द्रविड़ शैली थी, यह कहीं ना कहीं भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जो राज्य हैं उन राज्यों में फैली हुई थी। और अभी भी वहां पर जो मंदिर निर्माण है वह इसी में हुए हैं, जो पुराने मंदिर है वो इसी में। तो इस प्रकार से शैलियों का निर्माण किया गया था, और इन शैलियों में बृहद स्तर पर मंदिरों का निर्माण किया गया, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर निर्मित हुए हैं। गुप्त काल में हमने ये सारी चीजें देखी, कलाएं देखी, इनमें कुछ कलाएं और भी शामिल है जिन्हें हम अलग रूप में देख सकते हैं, उनकी गुप्त काल के लगभग सारी चीजें हमने देखी। अब मुख्य रूप से हम कुछ पॉइंट है, की पॉइंट है वो देखेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ साहित्यकार है, साहित्यकार भी हो गए सारे लगभग, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे। कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो उज्जैन में आया, जीता और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसमें संशय है, स्थानीय इतिहास और जो राष्ट्रीय इतिहास, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एनसीईआरटी द्वारा लिखा गया इतिहास या गवर्नमेंट इतिहास और स्थानीय इतिहास में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमें मानना होगा। नवरत्न जो थे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उनमें शामिल था कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, छपणक, बेताल भट्ट, वररुचि, घटपर्ण और वराहमिहिर। इनमें से कई वैज्ञानिक, जैसे अमर सिंह था, इसने अमरकोश की रचना की थी। किसकी? अमरकोश। सभी वैज्ञानिक थे और अलग अलग विषयों पर इन्होंने अपनी अपनी रचनाएं की थी। धन्वंतरी जो था यह एक प्रकार का चिकित्सक था, धन्वंतरी। साथ ही यदि बात करें कालिदास, तो ये साहित्यकार थे, इन्होंने कई रचनाएं की कालिदास साहब ने। कालिदास जो थे उस समय के या अभी तक के हम देख सकते हैं कि संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में से एक या सबसे बड़े विद्वान थे। तो इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, कुछ काव्य लिखे, कुछ नाटक लिखे और कुछ महाकाव्य लिखे, जिनमें कुल रचनाएं थी इनकी 7, जिसके अंतर्गत यदि हम देखें तो जैसे कुमार संभव, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम हो गई, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई। ऋतु संहार हो गई, क्या हो गई? ऋतु संहार हो गई। मेघदूत हो गई, मेघदूत। रघुवंशम ये काव्य है, खंड काव्य। मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है इनके। इसको दुखान थे, मालविका अग्निमित्रम जो है इसे बड़ा ही दुखान नाटक कहा जाता है, मालविका अग्निमित्रम को। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह शकुंतला और जो राजा था दुष्यंत उस पर लिखी हुई कहानी है, एक प्रकार की नाटक है ये। ऋतु संहार और मेघदूत उनका जो है काव्य है, महाकाव्य खंड काव्यों में से एक है। और वहीं एक और इनकी रचना बस्ती है विक्रमोर्वशीयम। तो इस प्रकार से इनकी 7 रचनाएं हैं जो अलग अलग विषयों पर कह सकते हैं कि हम कुछ नाटक है, कुछ खंड काव्य है और कुछ महाकाव्य है, ठीक है। इनकी अलग अलग कहानी है। मालविका अग्निमित्रम, मालविका जो थी और जो शुंग राजा था अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। ये जो कालिदास थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आने से पहले यह अग्निमित्र के दरबार में थे, अग्निमित्र के। तो जो शुंग राजा था अग्निमित्र, जिसने मालवा पर अधिकार किया था, मालवा और अन्य क्षेत्रों को भी जीता था अपने पूर्वजों के बाद में, तो अग्निमित्र के काल में यह उसके दरबार में था। और मालविका और अग्निमित्र की जो प्रेम गाथा थी, प्रेम प्रणय की जो कहानी थी, उसे नाटक के रूप में इन्होंने मालविका अग्निमित्रम के रूप में लिखा है। वहीं यदि हम देखें इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, तो यह एक राजा था दुष्यंत और एक महिला थी शकुंतला, उनके प्रेम की कहानी है। इन ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। साथ ही यदि हम देखें वराहमिहिर को, तो वराहमिहिर भी उनके 9 रत्नों में से एक थे, जो कि नक्षत्र वैज्ञानिक थे, ज्योतिषी थे, गणितज्ञ थे। और उन्होंने बृहत संहिता, एक ग्रंथ है बृहत संहिता, जिसमें अपने नियम और सिद्धांत दिए हैं,
उसकी रचना की थी, बृहद संहिता की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद में छपणक, ये भी उस समय के वैज्ञानिक थे, शंकु, वरुचि, घटपर्णक और वराहमिहिर हो गए। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। ठीक है, अब उस समय के दूसरे व्यक्ति थे जो नवरत्न से अलग थे, लेकिन उन्होंने भी अलग अलग ग्रंथों की रचना की थी। जैसे कि यदि हम देखें तो किरीटार्जुन की रचना की गई है। वहीं साथ में यदि हम देखें तो उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया, पंचतंत्र। कौन सा? पंचतंत्र। पंचतंत्र लिखा गया। यह जो पंचतंत्र ग्रंथ था, पंचतंत्र ग्रंथ को विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। इसका जो विषय था पंचतंत्र का, यह झाड़फूंक कह सकते हैं। इसमें कई अंधविश्वास की चीजें और कहानियां बताई गई है, भूत प्रेत की कहानियां भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से पंचतंत्र भी लिखा गया। पंचतंत्र में कई कहानियों का एक प्रकार का संग्रह है, जिसे विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। बाद में एक और आता है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम आता है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया, विशाखा दत्त, जिसके अंतर्गत मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, इनके द्वारा दो ग्रंथ लिखे गए। एक तो लिखा गया मुद्रा राक्षस, और एक लिखा गया इनके द्वारा देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये जो मुद्रा राक्षस है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी जानकारियां प्राप्त होती है, और देवी चंद्रगुप्तम से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारियां प्राप्त होती है। तो यह ऐतिहासिक ग्रंथ है एक प्रकार का। वहीं दूसरा यदि हम देखें तो एक और व्यक्ति थे भारवी, गया रावणवध की वास भट्टी, जो भारवी थे इनके द्वारा लिखा गया किरीटार्जुन। ठीक है, अर्जुन। ठीक है, और वास भट्टी थे, इनके द्वारा लिखा गया रावणवध नामक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है। वहीं यदि हम बात करें इसके अंतर्गत और भी, तो इस प्रकार से ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की है। तो इस प्रकार से गुप्त काल में कई ग्रंथों की रचना की गई, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग विषयों पर कई ग्रंथ की रचनाएं की गई, जिससे हमें गुप्त काल की जानकारियां प्राप्त होती है। गुप्त काल की कला संस्कृति के साथ में उसकी वास्तुकला, चित्रकला, वस्त्र उद्योग और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है गुप्त काल का विज्ञान। गुप्त काल के विज्ञान के कारण या अन्य इन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को प्राचीन इतिहास, क्या है? प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल, प्राचीन इतिहास का या भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। तो इस प्रकार से हमारा गुप्त काल यहाँ पर खत्म होता है। अब हम आगे देखेंगे गुप्तोत्तर काल में हुए दक्षिण भारत में हुए आंदोलनों को। कौन को? आंदोलनों को। आंदोलन, कुछ धार्मिक आंदोलन हुए हैं, नायनार आयनार वाले कुछ धार्मिक आंदोलन हुए हैं दक्षिण भारत में। तो हम दक्षिण भारत के कुछ आंदोलनों को देखेंगे, जिसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फिर मुस्लिम आक्रमण होंगे, मुस्लिम आक्रमणों के बाद मोहम्मद कासिम वगैरह आते हैं। मोहम्मद कासिम के बाद गजनी, गौरी, और उसके बाद में फिर मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी हम प्राचीन जो इतिहास है हमारा, प्राचीन इतिहास में हम उसके अंतिम दौर में पहुंचेंगे। और दक्षिण भारत की कुछ शक्तियां हैं, जैसे कि चोल है, चेर है, पांड्य है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है चोल है। तो हम उन्हें पढ़ेंगे। धन्यवाद।